जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। हम लोग का जो सेकंड चैप्टर है उसका नाम है राज्य एवं राष्ट्र की आय है। क्या है? राज्य एवं राष्ट्र की आय। जिसे राज्य का मतलब होता है, जैसे बिहार एक तरह का राज्य है, उत्तर प्रदेश भी एक तरह का राज्य है, और उसके बाद बोल रहा है राष्ट्र। तो एक राष्ट्र में कई राज्य होते हैं, जैसे भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। उसको मिलाकर एक भारत में क्या बना है? राष्ट्र बना है। तो यही बोल रहा है कि राज्य एवं राष्ट्र की आय, यानी यहाँ पे बोल रहा है कि राज्य का भी और उसके बाद राष्ट्र का भी, दोनों का आय क्या है। अब सबसे पहले हम लोग को जानना ये जरूरी है कि आय कहते किसको है। तो यहाँ पर क्या है कि जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार का शारीरिक अथवा मानसिक कार्य करता है और उस कार्य के बदले में जो पारिश्रमिक मिलता है उसे उस व्यक्ति का क्या है? आय है। यहाँ पे केवल शारीरिक कार्य से नहीं है, यहाँ पे यानी जो आदमी दिमाग से भी काम करता है। यहाँ पे बोल रहा है कि शारीरिक या मानसिक काम करता है, मानसिक, और यहाँ पे क्या है? शारीरिक। शारीरिक माने शरीर से, माने ताकत लगाता है। जिसे यहाँ पे अगर किसान के बारे में बात कर लिया जाए तो ये शारीरिक काम करते हैं। अगर हम लोग सैनिक की बात किया जाए तो ये भी क्या काम करते हैं? शारीरिक करते हैं। अगर हम लोग रेलवे कर्मचारी, हाँ, जो पटरी पे काम करते हैं तो वो भी क्या हो जाएगा? वो भी हो जाएगा शारीरिक। उसके बाद बोल रहा है कि मानसिक कार्य। तो मानसिक के मतलब होता है कि दिमाग से। जैसे यहाँ पे शिक्षक का काम, ये क्या है? शारीरिक है, शारीरिक है। अब मानसिक बोल रहा है तो मानसिक में क्या होगा? मानसिक में जो शिक्षक का काम है, किस चीज़ का काम? शिक्षक। उसके बाद डॉक्टर। उसके बाद क्या है? इंजीनियर। उसके बाद क्या होगा? IAS। तो ये सब क्या करते हैं? मानसिक काम करते हैं। यहाँ जो इनकम हम लोग को होता है वो दो ही काम से होता है, चाहे आप शारीरिक काम करके पैसा कमाइए, चाहे आप मानसिक काम करके पैसा कमाइए। आप दो ही माध्यम से पैसा कमा सकते हैं, चाहे आप शरीर से काम करिए, चाहे फिर दिमाग से काम करके। तो वही बोल रहा है कि हम लोग को इनकम का, चाहे राज्य की बात करें चाहे राष्ट्र की बात करें, इनकम का दो ही स्रोत है, शरीर से या दिमाग से। तो वही बोल रहा है कि उस कार्य के बदले में जो पारिश्रमिक मिलता है उसे उस व्यक्ति का आय कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि भूमि का पारिश्रमिक क्या है। तो यहाँ पे भूमि पारिश्रमिक के रूप में क्या देता है? लगान देता है। क्या देता है? लगान। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि श्रम पारिश्रमिक के रूप में क्या देता है? मजदूरी। जैसे कोई लेबर अगर काम कर रहा है तो उसको पारिश्रमिक के रूप में क्या मिलेगा? मजदूरी मिलेगा। क्या मिलेगा? मजदूरी। और भूमि का लगान मिलता है। उसके बाद बोल रहा है कि अगर कोई आपके पास कैपिटल है, यानी आपके पास पूंजी है, तो उसको आपको पारिश्रमिक के रूप में क्या देगा? इंटरेस्ट। ये जो क्वेश्चन है 2025 में पूछा था कि पूंजी आपको पारिश्रमिक के रूप में क्या देगा? तो ब्याज देगा, यानी कि इंटरेस्ट देगा। क्या देगा? इंटरेस्ट। क्या देगा? इंटरेस्ट। INT, हाँ, इंटरेस्ट देगा। क्या देगा? इंटरेस्ट। उसके बाद बोला है कि व्यवस्थापक, अगर कोई काम कर रहे हैं तो उसको पारिश्रमिक के रूप में क्या मिलेगा? वेतन मिलेगा। और अगर कोई एंटरप्रेन्योर है, यानी उद्यमी, अगर कोई मान लिया जाए कि कोई कंपनी का मैनेजमेंट कर रहा है, यानी उसका जिसका कंपनी है, तो वो एक तरह की क्या चीज़ है? उद्यमी है। तो उद्यमी को क्या होता है? जब कभी मान लिया जाए कि 1 करोड़ लगाया बिजनेस में या कंपनी में कोई सामान बनाने के लिए, तो वहाँ पे उसको कभी प्रॉफिट होगा, कभी लॉस होगा। तो वही बोल रहा है कि उद्यमी को पारिश्रमिक के रूप में कभी प्रॉफिट मिलेगा तो कभी लॉस मिलेगा। तो यहाँ पे ये है। उसके बाद बोल रहा है कि बिहार की आय। तो बोल रहा है कि 2009 के योजना आयोग के डेटा के अनुसार बिहार में 41.4% गरीबी है, यानी 100 गो में 41 गो आदमी यहाँ गरीब है। कितना है? 100 गो में 41 आदमी का चीज़ है? गरीब है। ये योजना आयोग के डाटा है। यानी कि उड़ीसा के बाद बिहार एक ऐसा स्टेट है जो गरीब है। उसके बाद बोल रहा है कि गरीबी को जन्म देता है। एक रेगनर नर्क्स नामक अर्थशास्त्री हैं, उनका कहना है कि गरीबी को क्या करता है? जन्म देता है। बात सही है। अगर कोई गरीब है तो उसका बच्चा सही से स्कूल में नहीं पढ़ेगा, उसको सही से भोजन नहीं मिलेगा, उसको कम समय में कमाना पड़ेगा, तो वह उसका घर की स्थिति वही रह जाता है। तो वही बोल रहा है कि गरीबी को क्या करता है? जन्म देता है।
यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिहार के कुल 38 जिलों में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय पटना का है। बिहार में 38 जिला है, उसमें सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय किस जिला का है? पटना का है। उसके बाद बोल रहे हैं एवं न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय शिवहर जिला का है। सबसे अधिक क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि बिहार का कौन सा ऐसा जिला है जिसका प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तो यहाँ पटना का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है और शिवहर जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे न्यूनतम है। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO के अनुसार राष्ट्रीय आय में वृद्धि दर 11.03% बिहार का है और उसके बाद गुजरात का 11.05 है। ये 2009 के डेटा के हिसाब से है। तो इसमें बिहार का थोड़ा सा जो विकास दर था वो बहुत तेज था। इसमें जो अर्थशास्त्र थे उन लोग भी परेशान थे कि ऐसा कैसे हो गया। तो गुजरात के बाद सबसे अधिक तीव्र गति से कौन बढ़ रहा था? बिहार। तो वही बोल रहा है कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के अनुसार राष्ट्रीय आय में वृद्धि दर 11.03%। ये आपकी जो मैट्रिक का एग्ज़ाम हुआ था 2025 में, इस एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन को डाला था। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि राष्ट्रीय आय का मतलब किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्य से लगाया जाता है। किससे लगाया जाता है? कुल मूल्य से। जैसे राष्ट्रीय आय है तो जिसे देश में कुल इनकम कितना हुआ, उसके बाद कुल जनसंख्या कितना है, उतना से हम लोग जब भागा देते हैं तो उससे क्या निकलता है? प्रति व्यक्ति आय। तो वही बोल रहा है कि राष्ट्रीय आय बोल रहा है कि मतलब किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तु और सेवाओं के कुल मूल्य से लगाया जाता है। जितना ज़्यादा वस्तु का किया गया, बनाया गया, जितना ज़्यादा सेवा दिया गया, उसके हिसाब से यहाँ क्या होगा? इनकम होगा। तो वही बोल रहा है कि कुल मूल्य से लगाया जाता है। वस्तुओं का उत्पादन और सेवाओं का जो हम सेवा जो देते हैं उससे जो आय होता है वही क्या है? कुल देश का इनकम है। क्या है? इनकम है। अब हम लोग को देखना है कि देश का जो राष्ट्रीय आय है उसका हम लोग कैसे पता लगाएंगे, कैसे राष्ट्रीय आय मतलब देश का बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो हम लोग को 3 यहाँ पे ऑप्शन है। एक है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, उसके बाद है एक सकल घरेलू उत्पाद, एक सकल राष्ट्रीय उत्पाद और एक है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। क्या है? सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अब हम लोग को इंग्लिश में बोला जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और इसको बोला जाता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और इससे बोला जाता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब सकल घरेलू उत्पाद क्या है ये हम लोग को समझना जरूरी है। तो जो सकल घरेलू उत्पाद है इसमें देश और विदेश का जो कंपनी या व्यापारी जो भी है उसका जो भी आय रहता है, देश और विदेश दोनों के आय को जोड़ दिया जाता है। देश प्लस विदेश दोनों के आय को जोड़ दिया जाता है। लेकिन जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद है इसमें देश के आय में से विदेश के आय को घटा दिया जाता है। जिसे जो देश प्लस विदेश का आय उसमें से यानी कि देश के आय को अलग कर लिया जाता है और विदेश के आय को अलग कर लिया जाता है। तो इसमें केवल देश के आय को दिखाया जाता है, विदेश का जो इनकम है उसको नहीं दिखाया जाता है। और जो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है इसमें कुछ घिसावट पे खर्च होता है। जैसे कहने का मतलब कि कंपनी चल रहा है तो कंपनी में कोई टूट फूट होता है तो उस पे जो खर्च आता है तो उसको हम लोग माइनस कर देते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। जिसे कहने का मतलब है कि कोई हम कंपनी में 1 करोड़ रुपया लगाए, कितना? 1 करोड़ रुपया। उसके बाद हमको 5 करोड़ हमको इससे मिला। अब 5 करोड़ मिला तो पूरा 5 करोड़ थोड़ी प्रॉफिट है मेरा, इसमें कोई सामान में घिसावट में खर्च हुआ या कुछ ऐसा मान लिया जाए कि कोई लेबर डेथ कर गया तो उसको मुआवजा के तौर पे कुछ पैसा देना पड़ा। तो सबको माइनस करके जो बचता है वो क्या होता है? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होता है। तो वही बोल रहा है कि नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब यहाँ क्वेश्चन ये है कि इनमें से सबसे बेहतर कौन है? GDP है या GNP है या NNP है? तो देश के लिए तीनों बेहतर है। जैसे अगर GDP बढ़ रहा है तब वो देश के लिए सही है, अगर GNP बढ़ रहा है तब वो देश के लिए सही है और NNP बढ़ रहा है तब वो देश के लिए, NNP भी अगर बढ़ रहा है तब वो देश के लिए सही है। जैसे GDP उस हिसाब से सही है जैसे मान लिया जाए कि विदेश वाला आदमी आके यहाँ ज़्यादा इनकम कमा रहा है, मतलब यहाँ पे ज़्यादा
कमा रहा है, तो उस स्थिति में यहाँ देश में कमाने के पीछे रीज़न क्या है? इसका मतलब कि भारत में जो कंपनी, भारत के लोग हैं वो ज़्यादा नहीं लगा रहे हैं, या जो बिजनेसमैन है वो भारत के कंपटीशन में उतना बेहतर नहीं है, तब तो मुनाफा कमा के चल जा रहा है। तो उस स्थिति में हम लोग कुछ सीखेंगे भी, और जो आदमी यहाँ बेरोज़गार है उसको रोज़गार मिल जाएगा। तो उस हिसाब से अगर जीडीपी भी बढ़ रहा है तो देश के लिए सही है, और जीएनपी अगर बढ़ रहा है तब वो देश के लिए सही है, और एनएनपी भी है तो तब वो देश के लिए सही है। तो ये तीनों देश के, एक चीज़ आओ यहाँ पे बोल रहा है राष्ट्रीय आय की धारणा, तो देश का आय हम लोग यही 3 विधि से पता करते हैं। आगे हम लोग अगला टॉपिक इसी चैप्टर का अगले क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।